हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय की पाठशाला। होप आप सभी अपने प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। ये जो है हमारा एसएससी सीजीएल 2020 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसी का हम ये सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हर एक शिफ्ट का हम 25 क्वेश्चन लेते हैं। तो जो आज का जो शिफ्ट है वो है 20 अगस्त मतलब 20 अगस्त का शिफ्ट 1। ठीक है, आज उसके सारे क्वेश्चन हम यहाँ लगाने वाले हैं। और जो पीछे हम जो पढ़ाए हुए हैं उन सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट बना के मैंने अपने चैनल पर रखा, और उसका जो लिंक है मैंने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां जाके आप उसे भी सारा वीडियो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, 100 कंसेप्ट का जो मैंने एक सीरीज पढ़ाया था उसका भी आपको प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो आपके लिए न्यूज था। दूसरा क्या है कि आपको मैं हर वीडियो के शुरुआत में बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि आप जब भी ये मेरा जो क्लास हम पढ़ाते हैं आपको, तो उससे पहले क्या किया कीजिए, इसके शिफ्ट के जो क्वेश्चंस है वो आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं से डाउनलोड कर सकते हो। वहां से डाउनलोड करके उसे जरूर एक बार ट्राई करके आप मेरे क्लास में आइए, तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गवाए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जी ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि आपको दिया हुआ ये सारा इक्वेशन, ठीक है, आपको ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक बनाना है। क्या करना है, क्वाड्रेटिक बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए ए स्क्वायर यहां से प्लस 12a होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 12a। अब इसे रहने दो, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहां से क्या बनेगा 12b, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 12b। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और यहां से देखो 12 और 2, 12 दूना 24c, लेकिन माइनस में 24c उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 24c। ठीक है, अब यहां देख लो। अब हमको दिमाग लगाना है कि आखिर इसके बाद क्या आएगा, बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक कब बनेगा, जब ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, समझ रहे 2ab, तो 2 से इसको डिवाइड करो तो 6 बचता है, तो 6 का स्क्वायर 6 के 36 जोड़ दो, प्लस यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे, तो यहाँ से भी बनेगा 2ab, 2 से ab, ए देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड करके कितना बचेगा 6, 6 का स्क्वायर यहाँ जोड़ दो। ठीक है, यहाँ 2 से डिवाइड करके कितना बचेगा 12, 24 में 2 से कितना बचेगा 12, 12 का स्क्वायर कर दो 144। अब आप एक चीज गौर करोगे, ठीक है, ये 144, ये 36 और ये 36 जोड़ के आपको 216 पूछ जाएगा। मतलब ये जितना भी इक्वेशन मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, बस क्या किया है कि 216 को मैंने अलग अलग में बांट दिया, जिसकी जितनी जरूरत थी उसे उतना दे दिया। अब यहां से देखिए एक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, यहाँ देखिए यहाँ क्या बन जाएगा a माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा b माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका c प्लस 12 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये तीनों क्या है, पॉजिटिव नंबर हो, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव तभी उसका सम 0 होता है जब सभी आप सब अपने में 0 हो, खुद 0 हो। तो a माइनस 6 बराबर 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा बताइए 6, b बराबर क्या आ जाएगा 6, और c बराबर क्या आ जाएगा भाई माइनस 12। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हमको निकालना क्या क्या है, यहाँ देखिए रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर ए बी, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6 के 36। फिर माइनस बी सी बोल रहा है, माइनस बी और सी, माइनस बी सी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक 72 माइनस 72, और माइनस 72 के आगे भी तो माइनस है, जो कि बीसी मिल गुना करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ही मेरा माइनस 72 आया है, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा भाई प्लस 72। फिर देखो यहाँ पे फिर बोल रहा है आपको सीए करेंगे तो बरछक 72 माइनस 72, ऑलरेडी वो माइनस 72 है, बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 72। यही बन गया। आप सबको जोड़ दो, 6 2 8 2 10 शून्य बाकी 1 7 1 8 7 15 3 18, और जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये बनेगा 6 रूट 5। क्या बनेगा, क्योंकि 6 के 36 को लिख सकते हैं रूट अंडर 36 इंटू 5, तो ये 6 बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए यहां कैसे करना है, तो आप एक चीज जानते हो अच्छे से, कि आप जान रहे हो अच्छे से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी होता है ना।
इस पूरे को हम क्या कर लेंगे, a मान लेंगे, इस पूरे को हम b मान लेंगे। अब आप हमको बताओ कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, तो एक बार a प्लस बी करेंगे तो मतलब इस पूरे को ऐड करेंगे इसके साथ, ठीक है, दोनों जोड़ो तो क्या हो जाएगा x, x 2x, ठीक है, फिर माइनस वाई माइनस 2y और प्लस जेड माइनस जेड 0, खत्म, इतना बचा। जब इसको इसमें से घटाएंगे, जब इसको इसमें से घटाएंगे ना, तो ये माइनस एक्स बन जाएगा प्लस वाई और ये बन जाएगा प्लस जेड, तो पूरा जब घटाओगे इसमें से इसको तो बचेगा आपको 2z। यहां से भी 2 कॉमन जाएगा, ये 2 कॉमन आ जाए क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू 2z, 2 दूना 4, और अंदर में देखो क्या हो जाएगा x, चूंकि ये देखो 2 दूना 4 हो गया, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ x माइनस वाई इंटू जेड, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा एक्स जेड माइनस सॉरी जेड वाई, कहाँ है भाई, देखिए यहाँ है, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो वही इक्वेशन तो हो जाएगा, 4 यहाँ कॉमन ले लोगे एक्स जेड माइनस वाई जेड, तो वही आपका हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो आप देख ही रहे हो बहुत आसान है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं आपको चाहिए 4a स्क्वायर प्लस 9/a², मतलब ये कहीं ना कहीं सॉरी 2a प्लस 3/a का हमको इक्वेशन चाहिए, तो हम मेरा आ जाएगा, क्योंकि इसी का स्क्वायर यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से देखो यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है आपको कि 2a प्लस 3/a बराबर आ रहा है 11 1 12, ठीक है, हमको चाहिए स्क्वायर, तो 2 दूना 4a स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, 4a स्क्वायर प्लस 3 9a स्क्वायर बराबर बराबर है 144, बरबरे भी होता है टेबल में, बरबरे 144, और देखो माइनस 2, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट जो होता है ना ऊपर का, दोनों सब मल्टीप्लाई कर दो, a के साथ क्या है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ यहाँ पे अच्छे से, देखो 2 तो होता ही है, 12 के स्क्वायर -2, लेकिन यहाँ जो है a और यहाँ है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 3, तो क्या बन जाएगा भाई 144 माइनस 2 दूना 4 12, कितना आ जाएगा 132, आंसर कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि आप जानते हो कि a प्लस 1/a बराबर अगर x है तो a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, देखिए क्या कह रहे हैं आपको, देखो ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, किसी वस्तु पर इसके क्रय मूल्य से 27% अधिक अंकित किया गया, यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट देने पर 6.68 का लाभ हो तो x का मान बतावे। मतलब क्या कहना है कि CP मेरा 100 है, ठीक है, तो MP मार्केट प्राइस क्या कर दिया गया 27% अधिक, तो 127, ठीक है, लेकिन ध्यान से, लेकिन वो जो क्या होता है कि x% का छूट देते हैं तो वो इतने के लाभ पे बिकता है, क्लियर ना, इतने के लाभ पे बिकता है, मतलब मेरा जो है SP है एग्जैक्ट में उस पर हमको CP पे इतने का लाभ हुआ है, तो बताओ 100 पे अगर 6.68% का लाभ हुआ है तो कितना हो जाएगा 106.68, क्लियर। अब पूछ रहा है कि 127 पे आखिर कितने का छूट दिए होंगे जब मेरा ये आया है, ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं 127, मान लो x%, क्योंकि x% ही बोला छूट देने पे, तो इसको कैसे लिखेंगे 100 माइनस x बटे 100 बराबर 106.68, ये उड़ा दो, उड़ गया, बटे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। अब देखो ये 106 से कितनी बार 127 से काटो इसको, 127 कटेगा ना, कट तो जाना चाहिए, 127 इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 84, 7 28, हाँ ये कम 84 बार में आपका ये कट जाएगा, ठीक है, 12 96, हाँ सही, तो ये आपका 84 बार में इससे ये 106 48 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100 माइनस x बराबर 84, तो यहाँ से आ जाएगा 100 माइनस 84 बराबर x, तो x आपका क्या आ गया 16, तो 16%, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये क्या है, आपको सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन, ये तो बहुत सिंपल होगा। देखिए पहले आप क्या किया करो ऐसे क्वेश्चंस में, प्लस माइनस सबको घेर दो, ये माइनस, ये तो ब्रैकेट के बाहर वाला, ये प्लस, मतलब पहले मुझे जो है इस बीच का एक ये भी सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है, और इसके इधर इसको सॉल्व करना है, तो पहले क्या होगा बताओ, ऑफ वाला काम होगा, फिर डिवाइड होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 8, चूंकि डिवाइड में है तो 9 इंटू 6, ठीक है, माइनस
ठीक है। अब 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा बताइए, 3। तो यहाँ पहले डिवाइड 2 इंटू 3, 2/3 इंटू 3 इंटू 2 प्लस यहाँ पहले क्या होगा, ऑफ वाला काम होगा 18/3 इंटू 3। अब देखो कट जाएगा कहीं से, 3 दूना 6, 2 चौके 8, तो यहाँ 4/9। देखो 3 से 3 गया -4 और 3 तिया 9 दूनी 18, तो +2 आपका क्या आ जाएगा 4/9 -2, चूंकि -4 + 2 -2 हो गया। अब देखो 9 दूना 18, 9 दूनी 18, 18 में से 4 गया तो -14/9, तो कितना बच जाएगा बताइए, -1/5/9। आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। था ना आसान। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, किसी वृत्त के चतुर्थांश मतलब होता है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इंग्लिश वाले समझ लें, क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया, किसी वृत्त का ये जो चौथा भाग होता है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, तो त्रिज्या का मान। आप जानते हो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। चूंकि चौथाई, एक चौथाई की बात कर रहा था, हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू आपको दे रखा है π/9, तो पाई से पाई गया, तो r² बराबर हो गया 4/9, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2/3। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में भुजा AB पर D इस प्रकार है कि BD बराबर 3 और DA बराबर 4 है, ठीक है। हम पहले ABC बना लेते हैं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब बोल रहा है AB पे बिंदु D इस प्रकार है, D यहां ले लो, ठीक है। बिंदु पे D इस प्रकार है कि BD बराबर ये आपका 3 है, क्लियर, और DA बराबर ये आपका 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर कह रहा है बिंदु BC पर बिंदु E इस प्रकार है कि DE पैरेलल टू AC है, यहाँ पे E है, क्लियर हो गया। देखो DE पैरेलल टू AC है, समझ में आ गया। बस क्या हो गया कि फिगर बस ऐसा लग रहा है, हम ऐसा वाला पढ़ते थे, ये वाला फिगर, यहाँ बस क्या कह रहा है DE पैरेलल टू EC है। अब जब पैरेलल है तो आप जान रहे हो यहाँ पे भी रेशियो क्या हो जाएगा 3:4 में ही बटेगा, क्लियर, ठीक है। देखो तो कह रहा है ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल और समलंब ACED का क्षेत्रफल का मान ज्ञात करें, का रेशियो आप जो ज्ञात करें, मतलब इसका और इसका, ठीक है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो आप एक चीज ध्यान देना, देखो हम इसको ऐसे सिंपल बना देते हैं, देखो ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कर दिए, यहाँ 3 है और पूरे कितना हो जाएगा 7 और 7, और ये ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल क्या है, मैं फिर कह रहा हूं ये ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब देखना अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूं कि इसको 1 मान लेते हैं और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को 2 मान लेते हैं, क्लियर, या फिर हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। चलिए यहीं से देखते हैं। देखो अब तो इसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर का जो होता है ना, ये जो दोनों का जो रेशियो होता है ट्रायंगल का, अब समझना, यहां लिख दिया मैंने छोटा बटे बड़ा ट्रायंगल, क्लियर। तो ये क्या होता है, इसके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब 3/7 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 3 तिया 9, 7 49। इसका मतलब हो गया कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है, समझिएगा मेरी बात, छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया 9 है और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है 49 है। अब बताओ मुझे अगर ये वाला पार्ट चाहिए, बीच वाला जो ट्रेपेजियम बन रहा है उसका अगर मुझे चाहिए तो पूरे में से छोटे वाले घटाना पड़ेगा, तो 49 में से 9 गया, 49 में से 9 गया तो कितना बचेगा बताओ, तो 40। तो ये जो बीच में ट्रेपेजियम बन रहा है वो 40 हो गया, और छोटा वाला जो ट्रायंगल है वो क्या हो गया 9 हो गया, तो 9/40 आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप जरूर कमेंट किया कीजिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, हाँ देखिए क्या कह रहा है, वेट ऑफ ए इज 20% मोर देन वेट ऑफ बी। तो ए, बी और सी, ठीक है। तो बोल रहा है कि वेट ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, मतलब अगर बी 100 है तो वेट ऑफ ए कितना है 120। अब देखिए क्या कह रहा है, हुज वेट इज, मतलब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ, पढ़ने का बस फर्क है, ठीक है। क्या कह रहा है, वेट ऑफ ए जितना मोर देन वेट ऑफ बी, बी के बाद बोला है हुज, मतलब बी के बारे में बोल रहा है कि बी का वेट इज 30% मोर देन सी। बी का वेट जो 30% क्या है मोर देन सी है, सी से
30% ज्यादा। तो इसको कैसे लिखेंगे आप बताओ? तो अगर C को हम 100 मान लेते हैं तो B कितना हो जाएगा इसके हिसाब से? 130, क्योंकि बोला है B जो है C से 30% ज्यादा है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? B को सिर्फ बराबर कर लेना है। क्या करना है? B को बराबर कर लेना है। तो कैसे होगा बराबर भाई? बताओ। B नीचे कितना है बताओ? 130। ऊपर कितना है? 100। पहले तो ये 0 0 उड़ा दो, तो 10 है ऊपर। अब उसको 130 बनाना है तो ऊपर 13 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में। अब बताओ A कितना हो जाएगा? बढ़ते 36 के 6, बढ़ते 36 माँ की 3, 12 के 12 3 15, 156। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ऊपर में भी ये B 130 हो गया, ये भी 130 हो गया। अब सही 130 130 और ये हो जाएगा 100। अब पूछ रहा है बाय हाउ मच परसेंट वेट ऑफ A इज मोर देन C। तो बोल रहा है A जो है कितना C से ज्यादा है। या तो क्लियर कट दिख रहा है 100 ये है और ये 156 है, तो ये इससे 56 ज्यादा है। तो 100 का 56 क्या होता है? 56%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसी तरह से जो होता है ना, आप इसी तरह से 2 लाइन में लिख लिया करो, जो सेम हो बस उसको बराबर कर लेना है। ऊपर नीचे बराबर कर लो। मतलब B को भी 130 बना लिए, चूंकि B नीचे 130 था, फिर सबको एक साइड से लिख लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हाँ, ये देखिए क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, लेटरल मतलब भुजा होता है, इक्वी मतलब सेम, मतलब सारा भुजा सेम है। ठीक है, पहला चीज दिमाग में बैठा लो, समबाहु त्रिभुज है, सारे भुजा सेम है। तो पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ठीक है, ये देखिए ABC। इस बात का खासा ध्यान रखना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, आप देखिए AB और AC पर क्रमशः D और E इस प्रकार हैं। AB और AC पे D है यहाँ और E है यहाँ। AB और AC पर ही नहीं बोला है? हाँ ठीक है। इस प्रकार स्थित है कि DE BC के समानांतर है। तो DE BC के समानांतर है, इसके पैरेलल है। क्लियर? ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब क्या हो जाएंगे? साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब क्या देखते हैं? अब DE की लंबाई BC की आधी है। ये 1 है तो ये 2 है। कोई प्रॉब्लम? ये 1 है तो ये 2 है। अब बताओ कि अगर ये 1 है और ये 2 है तो इसका अर्थ हो गया कि यहाँ जो है 1:1 रेशियो में बटा है ये। ठीक है, 1:1 रेशियो में बटा है। मतलब बड़ा वाला साइड BC जो है 2 है, तो ये भी तो पूरा 2 होगा, क्योंकि कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल है। दूसरा क्या है? पैरेलल है, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ये 1 तो ये भी 1, ये भी 1। अब समझ में आ गया आपको? तो ये हो गया कि बड़े वाले साइड, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका साइड क्या है? 2, और छोटे वाले ट्रायंगल का क्या है जो बीच में बना हुआ है ये वाला, इसका क्या है? साइड 1। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। AD प्लस CE प्लस BC का वैल्यू 30 दिया हुआ है। अब देखते हैं AD क्या है। AD ये है 1 प्लस CE कहाँ है भाई? ये है 1 प्लस BC कहाँ है? ये है 2। ठीक है, बराबर 30 दिया हुआ है। मतलब ये सब रेशियो में, इसलिए इसको मैं ऐसे गोला लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो के हिसाब से। ठीक है, अब देखो 1 1 2 2 4। अब बताओ 4 का वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो आपको बोल रहा चतुर्भुज BCED का परिमाप बतावें। चतुर्भुज BCED कौन सा है? BCED भाई, BCED मतलब इसका परिमाप बोल रहा है। तो परिमाप मतलब होता है पूरा पेरीमीटर, मतलब कि बाउंड्री का लेंथ। तो बाउंड्री बताओ कितना है? BC 2, CE 1, DE 1 और ये DB 1। तो 1 2 3 2 5, मतलब 4 का वैल्यू 30 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30/4। और हमको चाहिए किसका? चतुर्भुज का, इसका बोल रहा है BCED का। इसका जोड़ के कितना हुआ? 1 2 3 2 5। हमको 5 का वैल्यू चाहिए। तो 30/4 इंटू 5, 5 दिया 15, 150/4। ये करोगे तो आपका आ जाएगा 37.5। ठीक है, तो आपको होप अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। चलते हैं अब हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि संस्थान A और C में मिलाकर कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने वाले कुल छात्रों की संख्या, संस्थान A और C में, संस्थान A ये हो गया, C ये हो गया, A और C में मिला कंप्यूटर विज्ञान में अध्ययन करने वाले। कंप्यूटर विज्ञान कहाँ है भाई? ये है 57 और 51 है। सही किया ना? A और C में कंप्यूटर विज्ञान का निकाल लिया। कुल छात्र, तो कुल छात्र कितने हैं? 7 1 8, 5 दूनी 10, 108 है भाई।
संस्थान बी और डी में कला का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या के कितने प्रतिशत हैं? तो ये किसका बोल रहा है? बी और डी। बी कहाँ है भाई? ये वाला, और डी है ये। लेकिन किसमें? कला में। कला में 45 और 45 कितना हो गया भाई? 90। तो ये पूछ रहा है 90 का कितना परसेंट है। क्या पूछ रहा है? 90 का कितना परसेंट है। तो 90 नीचे रख दो, इंटू 100 कर दो। ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, अध्ययन करने छात्रों की संख्या की कितनी परसेंट है। इसमें ज्यादा कम नहीं बोला, इसलिए घटाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बोला है कि संस्थान इतना में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या इतना में की संख्या की कितनी परसेंट है, तो इसलिए इसको नीचे रखा है। 0 से 0, 9 इकाई 9, 9 दूना 18, तो कितना परसेंट हो गया? 120%। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4। समझ में आ गया ना? ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा ये भी है, देखिए आपको क्या कह रहा है कि 200 से कम कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या का, तो 200 से कम कौन कमा रहे हैं? 12। और ₹300 या उससे अधिक कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अनुपात क्या है? तो 12 बटे। अब दूसरा जो बोला है 300 या उससे अधिक, 300 या उससे अधिक कमाने वाले, तो बताओ 300 या उससे अधिक कितने लोग कमा रहे हैं? तो बताओ 300 से कम कितने कमा रहे थे? 26। और 300 से अधिक कितने कमा रहे हैं? 50। क्लियर हो रहा है? देखिए एक मिनट हाँ, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, समझिएगा अच्छे से, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो 200 से कम कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या, 200 से कम 12 लोग कमा रहे हैं, तो 12 ऊपर रख दिया, ठीक है। नीचे देखो, अब दोबारा क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। 300 से, सॉरी ये 250 क्यों ले लिया था, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, 300 या उससे अधिक कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो 300 से कम वाला कितना है? 34। और 300 से ज्यादा वाले कितने हैं? 50। तो 300 से ज्यादा मतलब समझ रहे हो कि 300 से ज्यादा वाले 50 हैं और 300 से कम वाले 34। तो देखो 400, सॉरी ये देखो 400 से कम मतलब 400 से कम कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। और 300 से कम कितने लोग हैं? बताओ, ये है आपको 34। क्लियर है? तो हमको 300 से ज्यादा चाहिए, 300 से कम वाला उसमें संख्या घटाना पड़ेगा ना। किसमें से? 50 में से। 50 में से 34 है, कितना बचेगा? 16। 4 से काट दो, चरती है 12, 4 4 16। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 3/4। ये हो गया आपका आंसर। ये समझ में आया आपको? देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, आपको बोल रहा है 300 से अधिक वाले, तो 300 से कम वाला तो लेना ही नहीं है। 300 से कम वाले कितने थे? 34। अब मैक्सिमम कितना है? देखो 400 से कम में तो 300 से कम वाले भी आ रहे हैं, तो 300 कम वाले मैंने उस 400 वाले में से घटा दिया, तो 50 में से 34 घटा दिया। क्लियर? ठीक है, अब चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देखते हैं, पहले समझा देते हैं आपको। x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 3 वर्ष में इतना हो जाती है, 5 वर्ष में इतना हो जाती है। यदि ब्याज दर x+2% हो जाती है तो कितने वर्ष में वही स्वयं राशि की दुगुनी हो जाएगी। तो बोल रहा है यदि ब्याज दर x+2% है, तो आपसे पूछ रहा है तो कितने वर्ष में वही स्वयं राशि स्वयं की दुगुनी हो जाएगी, ठीक है। पहले तो हमको x निकालना है कितना परसेंट है। अब एक चीज समझो, आपको कितने वर्ष के बारे में बोला है? 3 वर्ष, और यहाँ कितना बोला है? 5 वर्ष। ये क्या है आपके पास जो दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है आपको अमाउंट, ठीक है। अब आप जानते हो, अच्छे समझो, एक साल में r जब साधारण ब्याज होता है तो दूसरे साल में r, तीसरे साल में भी r, मतलब एक साल में अगर 1r अगर लगा है ब्याज, तो 2 साल में 2r, 3 साल में 3r, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो मूलधन है वो p है, तो p प्लस, तो एक साल में r आ रहा है, या 3 SI लिख लो, ठीक है, 3 SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? 81,840। मतलब एक साल का अगर SI S1 है, SI हम कुछ मान लेते हैं तो सही रहेगा, रुकिए, ठीक है। देखिए हम SI कुछ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं SI को S, SI को हम क्या मान ले रहे हैं? S, तो 3S, ठीक है। तो P प्रिंसिपल प्लस 3 साल का 3S, क्योंकि एक साल का S होता है, 3 साल का 3S। फिर आगे देखो P प्लस, ये कितने साल का है? 5 साल का, तो 5S बराबर 92,400, सही है ना? ठीक है, अब दोनों को घटा देते हैं, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा रहे तो बचेगा 2S बराबर घटाओ 0, 10 में से 4 किया
6 13 में से 8 गया 5 और ये बच जाएगा 10 556 10 560 यही हो रहा है ना। 0 10 में से 4 गया 6 13 में से 8 गया 5 बच गया 91 में से 81 गया 100। ठीक है, आप बताओ एस कितना आ गया, मतलब 1 साल का ये एस आई है, इसको हम लिख सकते हैं एस आई ऑफ 1 ईयर। ठीक है, देखिए 2 से इसको काट दो, 2 पचे 10 28 52 80। ठीक है, ये आपको आ गया एस आई। अब बताओ मुझे कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो बोलोगे सर ये 3s कर दो, यहां से 3s करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 से करो तो 0 8 24 के 4 बाकी 2 2 3 6 2 8 5 3 15 15 840 हो गया। अब देखो यहाँ 3s की जगह रखेंगे उसको तो वो प्रिंसिपल आ जाएगा, मतलब इसमें से अगर इसको मैं घटा दूं तो हमको p मिल जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 0 0 0। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा बताइए आप, तो 11 गया तो 70 4 जाएगा तो 66, तो कुल मिला के 66,000 इसका प्रिंसिपल हो गया। क्लियर हो गया। अब बताओ कि तुम्हारा 1 साल का राशि कितना हो रहा था 52 80, तो ये प्रिंसिपल मेरा 66,000 है। देखिएगा प्रिंसिपल में 66,000 है और 1 साल का एसआई कितना बन रहा है मेरा 5280। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बता दूं, तो आप बताओ एसआई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 1 साल बटे 100 बराबर आपका 5280 आ रहा है, यही आ रहा है ना। यहाँ लिख देते प्रिंसिपल 66,000, मैं डायरेक्ट भी कर सकते, देखो 66 से 8 बार करो तो ये आ जाता है 5280। ठीक है, तो डायरेक्ट मेरा आ रहा था, लेकिन आपको मैं लिख के बता दूं क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत ना हो। तो जब ये 0 से 0 काटेंगे यहाँ पे और 66 से इसको काटेंगे, 0 से ये भी 0 चल जाएगा और 66 से काटेंगे तो 8, मेरा आर कितना आ गया 8%। क्लियर हो गया, ठीक है, अब 8% हो गया। ठीक है, तो बताओ ब्याज दर कितना, अब बोल रहा है आपको सेकेंड लाइन, यदि ब्याज दर x + 2% हो जाता है तो मेरा ब्याज क्या था, वही तो x था, तो वही तो r मेरा आया है। तो r बराबर x बराबर कितना आया हमको 8%, लेकिन हमको बोल रहा है x + 2%, मतलब 8 + 2 10%। अब आपको बोल रहा है तो कितने वर्ष में वही राशि स्वयं की दुगुनी हो जाएगी, बताओ कितने वर्ष में हो जाएगी। तो इसका अर्थ हो गया, समझिएगा मेरी बात, इसका अर्थ हो गया कि कितने साल में उसका एसआई उसके प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, यही ना दोगुनी होने का। तो आप बताओ 66,000 है, 10% है तो कितने साल में हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एसआई इसके बराबर हो जाएगा कितने साल में, तो 10 साल। कितने साल में, 10 साल में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करके दिखा देता हूं, क्योंकि बोला है दोगुनी होने की बात, तो जब प्रिंसिपल में प्रिंसिपल जुटेगा तभी तो दुगुनी होगा। तो एसआई प्रिंसिपल के बराबर हो गया, तो एसआई मेरा कितना है 66,000, रेट क्या है 10/100, टाइम नहीं पता है लेकिन अमाउंट यही हो जाना चाहिए 66,000, यही हो जाना चाहिए, तब तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना। इससे ये कट जाएगा, 10 से 10 गया, टाइम कितना हो जाएगा 10 साल। आंसर 4 नंबर हो गया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, आप जान रहे हो tan 35 को जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा cot 55, tan 40 क्या हो जाएगा cot 50 डिग्री। तो आप देखो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, tan 45 बच जाएगा जिसका मान होता है 1, निकल गया आंसर। क्लियर, ठीक है। अब कैसे करते हैं, तो आप जानते ही हो tan 35 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 55, ये भी बन जाएगा cot 55 डिग्री। अब आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर था ना, ये तो बता दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं 14वां क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, आप समझिएगा। कह रहा है ये जो संख्या है, ये जो संख्या है ये 6 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। 6 कैसा संख्या है, अब देखो दिमाग लगाओ, 6 से जब भी डिविजिबल होगा तो 6 का मल्टीपल होगा, 6 का मल्टीपल होगा तो वो संख्या 2 से जरूर डिविजिबल होगा। देखो 6 मतलब क्या हो गया, ये 2 से भी और 3 से भी होना चाहिए। और 2 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, उसका लास्ट डिजिट क्या हो जाना चाहिए 0 2 4 6 और 8, ये तो होना चाहिए। और यहाँ पर के है ना, देखिए लास्ट डिजिट क्या है इसका, मैं फिर 7 2 k 4 6 0 k, तो लास्ट डिजिट क्या है के है, तो एटलीस्ट के का मान तो यही होना चाहिए, तभी ये 6 डिविजिबल होगा।
क्योंकि शेष जो डिविजिबल होगा वो 2 और 3 दोनों से होगा, तो ये होना चाहिए। तो बता तो पहला जो है, सॉरी पहला 7 है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि मान हो ही नहीं सकता। के या तो 0 2 4 6 8 में से ही हो सकता है, तो 9 भी नहीं होगा। ऑड नंबर तो हो ही नहीं सकता, इवन ही होगा। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। आप चलिए देखते हैं आगे क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक। अब जो है हमें किस पे ध्यान देना है, 3 पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 पे ध्यान दे दिया था कि 2 की वजह से के जो है 7 और 9 नहीं हो सकता, और 8 और 4 पॉसिबल है। आप बताइए कि इन सबको 3 का क्या होता है डिविजिबिलिटी का नियम। उसका नियम ये होता है कि आप सब अंकों को जोड़ दें और वो जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो 7 2 9, 9 4 13, 13 6 19, ठीक है। तो 19 प्लस के और के, 19 प्लस 2k जो है ये जो है आपको 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, या तो 8 हो सकता है या 4 हो सकता है, क्योंकि आंसर भी यही दिया हुआ है। आप बताओ 19 प्लस 8 को डाल के देखते हैं, 8 यहाँ डालेंगे तो 2 इंटू 8, तो 19 प्लस 8 दूना 16, 19 6 25, 10 35 हो जाएगा। 35 डिविजिबल होगा, नहीं होगा। हम किसको चेक करेंगे, 4 को। 19 प्लस 2 इंटू 4, मतलब के की जगह 4 पुट करके, तो 19 प्लस 8 कितना हो गया, 27। ये पॉसिबल है, तो कहेंगे हाँ सर ये पॉसिबल है, इसलिए 3 आपका आंसर हो गया। समझ गए ना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इसको अटेम्प्ट करेंगे। देखो क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 आवर अधिक लेता है। मतलब 40 किलोमीटर अगर ए तय करता है तो और बी भी तय करता है, तो बी से ज्यादा कौन समय ले रहा है, ए ले रहा है, ठीक है। अगर ए अपनी चाल को दुगुना करता है तो 80 किलोमीटर तय करने में वह बी से इतना अधिक समय लेता है। तो बी को अपनी चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कुल मिला के मतलब हुआ कि ए और बी का मुझे स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। मतलब कुल मिला के तो बी का स्पीड निकालना है, तभी तो आंसर आएगा। देखो अब हम इसको एकदम सिंपल मेथड से बता रहे हैं, ठीक है। देखो क्या क्या होता है कि आपको टाइम बराबर क्या होता है बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले इक्वेशन के हिसाब से, पहले लाइन के हिसाब से 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को इतना समय लगेगा, 40 बटे स्पीड मैंने मान लिया ए का ए ही है, ठीक है, इतना समय लगेगा। और बी को कितना लगेगा भाई, तो आप बोलोगे 40 बटा बी, ये लगेगा। लेकिन ए को जितना समय लग रहा है वो बी से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो यहाँ 2 में जोड़ दूं। बी को लगा है समय 40 बटे बी, उससे 2 अधिक किसको लग रहा है, ए को, तो 40 बटे ए, ये समय हो गया, ठीक है। 40 बटा ए समय हो गया ए के द्वारा, 40 बटा बी हो गया समय बी के द्वारा। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, अगर ए अपनी चाल को दुगुनी कर लेता है तो 80 किलोमीटर चलने में, अब डिस्टेंस क्या, पहले 40 था, अब कितना है, 80 है। 80 बटे, ध्यान देना 80 बटे, लेकिन अब ए क्या कर लिया, अपनी चाल को दुगुना कर लिया। तो पहले उसका चाल कितना था ए, अब कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। तो वह बी से इतना आवर ज्यादा लेता है। अब लेकिन 80 चल रहा है बी, तो बी अपने स्पीड से, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। वो कितना ज्यादा ले रहा है, 2 इकाई 2 1 3 बटे 2 समय ले रहा है। अब बताओ क्या 2 इक्वेशन से आप बी नहीं सॉल्व कर लेंगे, तो बोलोगे हाँ सर हम बताते हैं कैसे। देखो यहाँ पे 2 से कटेगा ये 40। अब बताओ यहाँ भी 40 बटा ए है, यहाँ भी 40 बटा ए है, यहाँ भी 40 बटा ए है, क्लियर, ठीक है। तो अब बताओ इसमें से अब देखो ये दोनों अगर बराबर हो गए, ये 40 बटा ए 40 बटा ए, तो ये बराबर हो जाएगा इसके कि नहीं होगा। तो हम इसको इसके बराबर कर लेते हैं। तो बराबर में क्या लिख लूं बताओ, इसको वहां लिख लेते हैं 80 बटा बी प्लस 3/2, क्लियर हो गया। अब इसको इधर घटा दो, तो 40 बटा बी माइनस 80 बटा बी बराबर 3 बटे 2 माइनस 2, ठीक है। 2 ज्यादा था, इधर घटाना था, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। नीचे बी कर लो, तो 80 और 40, 40 माइनस 80 यहाँ हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 नीचे कर लो, तो 3 माइनस 4, ठीक है। 40 माइनस 80 कितना हो जाएगा, माइनस 40 बटे बी बराबर माइनस 1 बटे 2, ये कट जाएगा, सॉरी माइनस माइनस कट जाएगा, और 2 से तो बी कितना हो जाएगा आपका 80, बी कितना हो गया 80, क्लियर है ना, ठीक है। अब बताओ 120 किलोमीटर जाने में बी का स्पीड आ गया आपको, तो टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 120 और टाइम कितना है, सॉरी स्पीड कितना है 80, ये बी के द्वारा निकाले कर रहे हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे
तो 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1/1/2। आपका आंसर कौन सा है? 4th नंबर। ये तो इतना कुछ जो भी मैंने किया वो समझाने के लिए, वरना इसको सॉल्यूशन तो बहुत आसानी से निकालेगा। डायरेक्ट हमको पता चल रहा था ये दोनों को बस घटा देना है। आप मन से घटा दो, जैसे घटाना है घटा दो, इतना कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए ने बी को कोई वस्तु 25% लाभ पे बेची। ठीक है, ए ने बी को कोई वस्तु 25% के लाभ पे बेची, मतलब ए अगर 100 रुपए में खरीदा था तो बी को जाके बेच के आया 125 रुपए में। हो गया। फिर देखो बी ने सी को यह वस्तु 15% लाभ पे बेची, तो सी को कितने लाभ पे बेची है बताओ? 15% के, मतलब 125 इंटू, चूंकि बी जितना में खरीदा वो जाके उसको 115/100 में कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो बोल रहा है बी का लाभ ए के लाभ से 40 कम है। बी का लाभ ए के लाभ से 40 कम है। क्लियर? इसको देखो कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 25 चौक 100, 25 बचे 125, कितना हो जाएगा? 575/4 आ गया। अब इसको भाग करो, तो 4 से करेंगे तो 4 इकाई 4, 4 चौक 16, सही है। 4 इकाई 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 4 7 18, 4 5 20, इतना हो गया। मतलब ए का इतना, बी का इतना और सी का इतना। अब बोल रहा है बी का लाभ, बी का लाभ कहाँ है? ये वाला। कितना हो जाएगा? 25 में कितना जोड़ेंगे तो 43.75 हो जाएगा। तो 25 5 30 10 40, 15 3 18.75 ये हो जाएगा। ए के लाभ से 40 कम है। ए का लाभ कितना है? 25। देखो ए का लाभ कितना है? 100 का सामान 25 में बेचा तो 25 का लाभ, और बी का लाभ ये है। एक मिनट, हाँ ठीक है। देखो तो बोल रहा है कि ये इससे 40 कम है, लेकिन यहाँ हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? 25 में से घटाएंगे 18.75 तो 19, 6.25, और इस 6.25 का वैल्यू आपको 40 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? देखिए तो 6.25 का वैल्यू 40 दिया हुआ है। तो बोल रहा है ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो एक का वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 100। तो 6.25 का वैल्यू 40 है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40/6.25, और हमको किसका चाहिए? 100 का। तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी ऊपर चला जाएगा, इंटू 100। 25 से 25 बार में 25 चौक 100, 25 चौक 100, 4 चौक 16 चौक 64, 640 आंसर आ गया ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप पहले जानते हो। ये प्रीवियस ईयर मतलब कि 19 का, ये सॉरी 20 का चल रहा है। 19 18 में ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं। आपको क्या करना होता है? जब सेक और कॉसेक होता है तो किसी एक को 90 में से घटा दो, इसी को घटा देते हैं। 90 माइनस, मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। 5 अल्फा माइनस 15 डिग्री बराबर कर दो इसके, ठीक है। 15 डिग्री माइनस 2 अल्फा। अब ये सॉल्व कर सकते हो। देखो 90 डिग्री माइनस 5 अल्फा प्लस 15 डिग्री बराबर 15 डिग्री माइनस 2 अल्फा। 15 डिग्री कट गया, ठीक है। ये उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा बताओ? माइनस 5 अल्फा इधर आएगा तो प्लस 5 अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो अल्फा बराबर क्या आ गया? 30 डिग्री, ठीक है। अब आप जान रहे हो कि इसका बस अल्फा बराबर क्या करना? 30 डिग्री पुट कर दो। देखो यहाँ से cos अल्फा cos 30 मतलब √3/2 प्लस साइन की जगह देखो साइन अल्फा 2 अल्फा है, तो अल्फा बराबर 30, 30 दूना 60, साइन 60 कितना हो जाएगा? √3/2। 10 बोल रहा है 1.5 से मल्टीप्लाई करने 30 को, तो 10 1.5 इंटू 30 बताओ कितना हो जाएगा? तो 45। तो 10 45 कितना हो जाएगा बताइए? 1, यही होगा ना। तो ऊपर कितना हो जाएगा बताओ? √3/2, √3/2 कितना हो जाएगा? √3, और ऊपर बच जाएगा +1। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? √3, और ये हो जाएगा 1, √3 + 1 इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है किस संस्थान में पुरुषों की संख्या, तो ये देखो ए संस्थान बी सी डी ई करके है। सभी संस्थानों में महिला की संख्या की औसत संख्या के बीच अंतर न्यूनतम है। तो बोल रहा है कि पहले आप तो महिलाओं की औसत संख्या बताइए कितना होगा। तो महिला किससे है? ग्रीन कलर से। तो आप ग्रीन वाले को पहले जोड़ो। तो आप अगर जोड़ोगे तो 125 और 200, 250, 275 और 300। देखो बता रहे हैं 275 और 125 कितना हो जाएगा? 2 1 3 1 400, 4 3 7 2 9
2 11 1150। 5 संगठन है तो 5 से भाग कर दो, 5 10 5 230। ठीक है, अब बोल रहा है कि संस्था पुरुषों की संख्या जब इसमें घटाएंगे ना तो मिनिमम आना चाहिए। आप बताओ ए में, ए का कितना है 250, 250 में से 230 घटाओ तो कितना हो जाएगा 20। बी वाला बताओ, बी में कितना है 225, 225 को 230 में घटाओ 5। सी देखते हैं, ठीक है, सी में 325 है, ये तो खुद ज्यादा है, 325 घटाएंगे इसमें से तो 95 आ जाएगा। ठीक है, फिर डी, डी बताओ कितना है 275, जब घटाएंगे 230 में से तो कितना बच जाएगा 45। और ई है कि नहीं ऑप्शन में देख लो, ई है ही नहीं, इसमें बताओ सबसे कम कौन आया 5, क्यों न्यूनतम बोला है लो वाला, तो आपका ये हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहां दिया हुआ है साइन इतना बराबर कॉस इतना। आप देखो अच्छे से देखना, साइन 20 प्लस एक्स डिग्री, आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कि cos 60 किसके बराबर होता है साइन 30 डिग्री के बराबर, या लिख लो साइन 30 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, तो 20 प्लस एक्स बराबर 30 डिग्री हो गया, सही है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 डिग्री। क्लियर, अब यहाँ पे पुट करो, ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ x अगर 10 पुट करेंगे तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 10 या 30 तो 45, और यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा, तो 10 दूना 20 10 30। अब बस आपको पुट करना है 2 इंटू साइन 45 कितना होता है 1/√2, चूंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ तो 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 माइनस कॉसेक है। ठीक है, तो कॉसेक मतलब होता है 1/sin थीटा, तो साइन 30 है तो ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, तो कॉसेक 30 होता है 2, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, तो यहां से ये गया 1 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा -3। आंसर कौन सा हो जाएगा 4th नंबर। अब चलते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, देखना ध्यान से, कह रहा है कि 200 या अधिक लेकिन 400 से कम दैनिक मजदूरी करने वाले कर्मचारियों की संख्या, तो ये सब देखिए 200 है, ये 300 है, समझिए 400 है, ये 500 है, ये 600 है और ये 700 है, वो आपको दिया हुआ देखिए यहाँ पे 100 के गुणांक में है ना। ठीक है, तो 200 है, अब बोल रहा है 200 या 200 से अधिक लेकिन 400 से कम, मतलब ये हो गया इसके इधर वाला ये पार्ट। तो कितने हैं कर्मचारी, ये कर्मचारी तो 5 और 9, 9 5 14। 400 या अधिक लेकिन 600 से कम, 400 या अधिक, 400 से अधिक लेकिन 600 से कम, ये नहीं कह रहा 600 से कम, तो ये हो जाएगा 12 11 कितना हो जाएगा 23 का अनुपात बोला है, तो 14/23 हो जाएगा। कहाँ है भाई ऑप्शन नंबर पहला। बहुत ही आसान था, ये सबसे ज्यादा आसान शिफ्ट था इस एग्जाम का, सीजीएल 2020 का। अब देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है वो क्वेश्चन बनाते बनाते मैं आपको समझा दूंगा, ध्यान देना। क्या बोल रहा है, बोला केंद्र O और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप AB खींचा जाता है। ठीक है, हम चाप AB भी खींचेंगे। A और B पर खींची गई स्पर्श रेखा P पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित होती है, एंगल APB बराबर 60 डिग्री है। क्लियर, फिर देखिए यदि केंद्र O से AB की दूरी 5 सेंटीमीटर तो AP की लंबाई बताएं। पहले फिगर बना देते हैं आपको, देखिए पहला बात तो ये है, ठीक है, और ये हो गया आपका AB, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा आपका O सेंटर सर्कल का, ठीक है, और ये 13 और ये भी 13, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या बोल दिया 13। आगे A और B पर खींची गई शीर्ष स्पर्श रेखा है, तो यहां से इसको टच करेंगी, यहां से सॉरी, ठीक है, देखिए यहां से इसको टच करेंगी, टच कर दिया, ठीक है, ये कहां पे जाके मिल रही है P पे। आपको बोल रहा है APB 60 डिग्री है, कोई बात नहीं, ये 60 डिग्री हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो आगे, यदि केंद्र O से AB की दूरी 5 सेंटीमीटर है, O से AB की दूरी, तो ये आपको बोल रहा है ये 5 है। क्लियर, तो AP की लंबाई बताएं, ये पूछ रहा है आपको। देखो आप देखना कैसे कॉन्ट्राडिक्ट होता है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है, देखिए कैसे, ये 13 है, ये 5 है, तो आप बोलोगे सर ये 12 और ये 12, ठीक है, तो AB बराबर कितना हो गया बताओ 24, ये 90 डिग्री है ना, तो ये 5 ये 13 तो ये 12 और ये दोनों बराबर होता है, तो 12 12 24। अब आप ये बोलोगे सर, देखो यहां से ये बोलोगे सर
कि ये अगर 60 डिग्री है और आप जानते हो जब कोई बाहर से दो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो AP और PB बराबर हैं, तो आप बोलोगे सर कि ये 60 हो गया, तो ये भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। तो कुल मिला के क्या हो गया कि ये कैसा ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल APB क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ना, ठीक है। जब बन गया तो सब साइड बराबर हो जाएंगे। तो अगर बताओ कि AB अगर 12 24 है तो AP कितना हो जाएगा, ये भी 24 और PB कितना हो जाएगा, ये भी 24, ठीक है। तो आप यहां से समझ ही गए होंगे कि ये जो है अगर सब बराबर है तो AP BB सब बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए AP भी 24 और ये भी 24, तो आंसर आपका 24 हो गया। क्लियर हुए? लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, बताते हैं क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। आप मुझे बताओ, ठीक है, ध्यान से देखना। एक मैं फिगर बना लेता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। आप देखना क्या क्वेश्चन गलत है, जस्ट इसको मैं बता देता हूँ, पॉइंट आउट करता कि आपको पता रहे क्वेश्चन गलत था। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से जब एक हम ये दो ड्रॉ किए हैं, ठीक है, यहाँ से सेंटर को मिला है, आपको पता होता है ये जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। ये 90 हो गया, तो ये बताओ ये 60 था, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा, ये आप बोलोगे सर 120, क्योंकि 90 ऑलरेडी ये हो गया, तो ये दोनों मिलके एंगल जो है आमने सामने 180 होना चाहिए, तो ये 60 है तो वो 120 हो गया। अब मुझे बताओ, आप तो पढ़े होगे सर्किल में, जब यहां से हम ड्रॉ करते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ये दो ट्रायंगल, ठीक है। तो ये एंगल बराबर होता है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। आप यहां से इसको मिला दो, अब ये भी मिला दो, ये भी। आप बताओ कि ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री। आप बताओ क्या क्या कभी यहाँ अगर हम लगाएंगे, ये अगर 90 डिग्री है तो tan 60 किसके बराबर होता है, बताओ। आप बोलोगे सर √3 के बराबर। तो क्या कभी ये और tan 60 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है कि नहीं, tan बराबर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया 12, तो बराबर 12 बटे बेस क्या हो जाएगा 5, 12 बटे 5। तो क्या कभी √3 12 बटे 5 के बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इस हिसाब से गलत था। क्लियर? या तो इनको डायरेक्ट ये कहना चाहिए था कि ये बाहर में इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये दिए 60 डिग्री, यही सोच के होशियार बनने के लिए कि ये हम बना लेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल और बच्चे यहाँ से मार्क निकल लेंगे कि हाँ उन्होंने एंगल का फेरा लगा दिया। समझ में आया आपको? ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या सही हो सकता है, इसमें बहुत कुछ चेंज करके इसको हम सही कर सकते हैं, बट आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं पे रखते हैं, ठीक है। आपको अगर इसको सही करना था तो आप बस क्या करते कि यहाँ कुछ एंगल दे देते, √3 के हिसाब से आ जाता, तो आपको मतलब मेरा कहना था यहाँ मान लो 2, यहाँ मान लो ये 2 मान लेते, ठीक है, यहाँ 2√3 हो जाता, ठीक है। तो कुल मिला के ये कितना होना चाहिए, तो 2 दूना 4, 2 4 12, 12 4 16, इसको 4 बोल देते, इसको 2 बोल देते तो कोई दिक्कत नहीं था। आपको रेडियस 4 दे देते और उसकी दूरी 2 बोल देते तो ये आंसर सही हो जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे। आप देखते हैं 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ के चले जाते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस कार्य शुरू करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ होगा। तो पहली बात तो कितने आदमी हैं, 14 आदमी। हम मान लेते हैं एफिशिएंसी किसी का भी आदमी का m मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। लेकिन हम m को 1 क्यों नहीं मान ले, जब हम इसको रेशियो में ही सॉल्व होता है तो 1 ही मान लिए। तो आप बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 14 × 18, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 18 चौक 72 के 2 बाकी 7, 18 के 18 7 25, 252, कोई दिक्कत। तो टोटल वर्क मेरा कितना आ गया, क्योंकि आप बोलते हो सर कि नंबर ऑफ पर्सन इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर ये होता है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 14 × 1 × 18 बराबर इतना, 18 चौक 72 के 2 बाकी 7, 18 के 18 25, 252 वर्क हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, 5 दिन कार्य करने के बाद, लेकिन ये 5 दिन कितने लोग कार्य किए हैं, 14, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। फिर देखो कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ के चले जाते हैं, तो यहां तक कितने लोग कर रहे थे, 14। फिर अगले कुछ दिन तक 6 मजदूर कार्य छोड़ के चले गए, तो कितने बच गए, 14 में से 6 गया 8। ये हमको नहीं पता है कि ये कितना दिन है, ठीक है, और खत्म। अंतिम दिन ये लास्ट डे है, लास्ट डे मतलब कितना दिन होता है, 1 दिन, ठीक है। उस दिन वापस कार्य करना चालू कर देते हैं, कितने लोग, 14 लोग। क्लियर हो गया? अब बताओ, अब अच्छे से ध्यान देना यहाँ पे, तो टोटल काम कितना कितना हुआ है, टोटल वर्क बताओ, यहाँ पे वर्क कितना हुआ है बताओ, पहले पार्ट में, इस पार्ट में, तो 14
इंटू 5 करेंगे, क्योंकि 5 दिन 14, एफिशिएंसी हो गया 14 पचे 70, लास्ट में भी 14 इकाई 14, तो कुल मिला के यहाँ दोनों मिला कितना काम हुआ बताओ, तो 70 और 14 कितना हो जाएगा 84। तो टोटल काम 84 यहाँ हुआ और बचा हुआ काम इस बॉक्स में हुआ है। हमको ये नहीं पता है कितना काम बचा हुआ था, तो आप क्या कर दो, टोटल काम कितना था 252 में से 84 घटा दो, तो हमको बचा हुआ काम जो यहाँ हुआ है वो पता चल जाएगा। 12 में से 4 गया 8, 24 में से 8 गया तो 16, यहाँ कितना काम हुआ है 168। अब बताओ x कितना होगा, तो आप जानते हो कि सर वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। तो वर्क कितना है यहाँ पे हुआ है 168, टाइम कितना हुआ है ये नहीं पता है 61, एफिशिएंसी चूंकि 8 लोग हैं सबका एफिशिएंसी 1 है, टोटल एफिशिएंसी 8 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 8 एक 8, आपका x कितना हो गया 21 दिन। आपको बोला है कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ, कितने दिनों में टोटल बताओ कितने, तो 5 दिन यहाँ 21 दिन यहाँ और 1 दिन यहाँ, तो 21 1 22 5 27 दिन में, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4th ऑप्शन। क्लियर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है आपको कि दो संख्याएं a और b का अनुपात 5 और 8 था, a और b में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो 2 और 3 हो जाता है, तो पहले 5 और 8 था फिर 2 और 3 हो जाता है, कितना जोड़ने के बाद +5 जोड़ने के बाद। इसका क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कैसे करना है, इसके बीच का डिफरेंस बताओ, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 3, आपको इसको 3 का डिफरेंस बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 3 तिया 9। क्लियर, ठीक है। अब देखो आगे समझना है क्या, तो ये हुआ है 5 से 6 मतलब 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना जोड़ने के बाद हुआ है, यहाँ से यहाँ रेशियो के हिसाब से 1 जोड़े हैं लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 5 जुटा है। तो बोल रहा है a और b के बीच का अंतर, तो a और b मेरा a ये है b ये है, 8 में से 5 गया 3, तो 1 का वैल्यू 5 तो 3 का वैल्यू 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला। अब देखो ये क्या कह रहा है, किसी वृत्त में जीवाएं ए बी सी डी ई पर प्रतिच्छेदित होती हैं, ये एक सर्कल है, ये हो जाएगा आपका ए बी, ये हो जाएगा आपका सी डी। क्लियर, देखो आप क्या बोल रहा है सी डी बराबर 16, मतलब आप समझ रहे हो ये पूरा सी डी 16 है, लेकिन बोला डी ई कितना है 6, यहाँ ई पे प्रतिच्छेदित हो रही है, तो डी ई अगर 6 है, देखो ये 6 है और पूरा 16 था तो ये कितना हो जाएगा 10। देख रहे हो पूरा सी डी जो है 16 है और उसमें से डी ई जो है 6 है, तो सी ई कितना हो जाएगा 10, तब टोटल सी डी 6 हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, ए ई बराबर 12, ये 12 है, आपको पूछ रहा है बी ई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि सी ई इंटू ई डी बराबर ए ई इंटू ई बी। क्लियर, ठीक है, सी ई इंटू ई डी बराबर ये दोनों आमने सामने। ठीक है, तो सी ई कितना है भाई 10, ई डी कितना है 6 बराबर ए कितना है 12 इंटू ई बी पता करना है, तो बर पचे ये तो 60 है, तो बर पचे 60, तो 5 आंसर हो गया। क्लियर, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग से, ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत इतना है। 5 विषम संख्याओं का मतलब जैसे कि 3 हो गया 5 हो गया, वर्गों का औसत बोल रहा है, तो 3 तिया 9 पचे 25, इसका बोल रहा है औसत, मतलब 25 9 34 बटे 2 मतलब 17, ऐसे करके आ रहा है। ये जस्ट एग्जांपल मैंने बताया, ये कोई क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, सॉरी इसको हटा देते हैं। देखिए ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो आप जब विषम संख्या लेते कैसे, आप ये देखना ध्यान से, सम संख्या और विषम संख्या जब क्रमागत लेना हो और उसको अगर सॉल्व करना हो तो देखिए क्या करना है, बीच में आप a ले लो। क्लियर, आप देखो अगर 11 पहला होता है कोई संख्या तो उसके बाद अगला कौन सा होता है विषम संख्या 13, तो 11 में कितना जोड़ते हो 2, और इसे पीछे क्या करोगे पीछे वाला 9, मतलब यहाँ -2 करते हो यहाँ +2, तो हम मान लिए बीच वाला 5 संख्या में से बीच वाला a है, तो अगला कौन सा हो जाएगा a+2, फिर अगला a+4, इधर इससे पीछे a-2 और a-4। क्लियर, ठीक है। अब इनके औसत का, इनके औसत पूछ रहा है, इनका औसत सॉरी इनके वर्गों का औसत, पहले हमको वर्ग निकालना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब a-4 का होल स्क्वायर प्लस a-2 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a+2 का होल स्क्वायर प्लस a+4 का होल स्क्वायर बराबर, तो इतना में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको 233 आएगा, या फिर कह सकते हैं 233 इंटू
5, क्योंकि नीचे डिवाइड करेंगे उधर जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सबको सॉल्व करो। देखो हम पूरा कर देते हैं लेकिन हमको डायरेक्ट भी आता है। जैसे क्या करते हैं कि ए स्क्वायर हर जगह आएगा, तो टोटल ए स्क्वायर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 5a², ठीक है, प्लस यहां से क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, सॉरी इसको मिटाओ, ठीक है, या मैं डायरेक्ट सॉल्व ऐसे नहीं करता हूं, ठीक है, आपको सॉल्व करके बता देता हूं, सॉरी, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूं। देखिए अब देखिए ए है, एक मिनट, हाँ देखो इसको सॉल्व करते तो a² प्लस a माइनस बी का क्या होता है -2ab, तो 4 दूनी 8 a माइनस में सॉरी प्लस 16, यहां करोगे तो a² माइनस में 4a और 2 दूना 4 प्लस a², यहां करोगे तो a² प्लस 4a प्लस 4, और इसको जब सॉल्व करोगे तो प्लस देखो a² प्लस 8a प्लस 16, लेकिन ये इसलिए लेते हैं इस तरह से ना, इस तरह से इसलिए लेते हैं क्योंकि बाद में बहुत सारा चीज कट जाता है। क्यों कटता है देखो बताते हैं, ठीक, देखो यहां से -8a प्लस 8a माइनस 4a प्लस 4a सब कट गया ना, देखो a² कितना हो गया 5a² प्लस 16 4 20 और यहाँ 20 कितना हो जाएगा 40 बराबर कितना हो जाएगा 233 इंटू 5। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो तो सही 233 ही था ना, हाँ सही है, तो 5 से ये कटेगा, 5 एकाई 5, 5 अठे 40, तो a² प्लस 8 बराबर 233, ठीक है, तो a² बराबर क्या हो जाएगा 225 होगा ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा 15। तो आप बोले सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात करें, ठीक है, आपको पता चल गया 15 यहाँ है, इसमें 2 जोड़ते चलो 17 2 19, 15 13 और 11, अब बताओ 19 11 कितना हो गया 30, 30 का औसत क्या हो जाएगा पहला और लास्ट का, तो 19 11 कितना हो गया 30, 30 का औसत कितना हो जाएगा, मतलब बटा 2 करोगे तो 15, आंसर ये हो जाएगा। लेकिन क्या है कि ये एपी की तरह होता है, काम करता है, जैसे ये बीच का है ना, तो ये हमेशा देखो 17 और 13 भी जोड़ोगे तो इसका भी यही होगा, बाहर वाला जोड़ोगे तो यही होगा, तो वो बीच का नंबर वही आंसर भी हो जाता। तो ये था आपका आज का, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले शिफ्ट के साथ, क्योंकि आसान शिफ्ट था, हम इसको कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो जो भी नए हैं आप जरूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और लोगों तक पहुंचे, और लोगों को भी इससे फायदा हो। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।